नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 2 लेक्चर से मैं लगातार आपसे इतिहास पे बात कर रहा हूँ। उन पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था इतिहास विषय का टोटल सिलेबस 10 हिस्सों में विभाजित है। उसमें से 3 एंसेंट इंडिया से, 3 मेडिएवल से, 3 मॉडर्न से और लास्ट का हिस्टोग्राफी से है। और इन 10 हिस्सों के अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं और कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और यूजीसी नेट एनटीए आपसे यह एक्सपेक्ट करता है कि आप इन सारे शब्दों को यदि समझ रहे हैं तो आगे इतिहास का सिलेबस आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो मेरे ख्याल से यह बेसिक आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें से लगभग 50-100 के आसपास शब्दों का जिक्र किया गया है, जिसमें मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको पहले वीडियो में लगभग 12 से 13 शब्द बताए थे, फिर मैंने दूसरे वीडियो में भी 12 से 13 शब्द के आसपास बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 शब्दों के बारे में बात करेंगे। ये 10 शब्द आप देख रहे होंगे हमारे सामने लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। हमारे पास है वतन, बलूता है, सुलह ए कुल है, जजिया है, मदद ए माश है और अमरम है, राय रेखों है, जंगम है, चौथ है और हुंडी है। ये 10 टर्म पे, ये 10 शब्दों पे बात करेंगे, 10 कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, 10 विचार पे बात करेंगे। तो आइए फिर हम लोग बिना देर के हुए एक एक पे डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला शब्द है वह है वतन। आप देख रहे हो कि वतन जो शब्द है उसके ऊपर मैंने लिखा हिंदू जमींदार, मुगलों की सर्वोच्चता, समय पर सैनिक उपलब्ध। कहता है कि जब मुग़ल शासन कर रहे थे तो उस दौरान कई सारे ऐसे राजा थे हिंदू ज़मींदार जो कि मुग़लों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर चुके थे और मुग़लों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो मुग़लों की जब सर्वोच्चता उन्होंने स्वीकार की तो उनको समय समय पे टैक्स पे करना होता था और उस टैक्स पे करने के बदले में जो मुग़ल के शासक के द्वारा जो उनको ज़मीन दिया जाता था, जो उनको पेमेंट दिया जाता था, उसी को वतन बोला जाता था, जिसको जागीरे वतन कहा जाता है। तो मुग़लों के द्वारा, मुग़ल शासकों द्वारा हिंदू ज़मींदारों को दिया गया ज़मीन का वह हिस्सा जिसमें वो निवास करते थे उसको जागीरे वतन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा कि वो केवल हिंदू ज़मींदारों को दिया जा रहा था। दूसरी बात कि उसके बदले में वो क्या करते थे, जो जागीरदार थे, जो हिंदू ज़मींदार थे, वो क्या करते थे, वह समय समय पे, पहली बात तो मुग़लों की सर्वोच्चता को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। दूसरी बात कि जब भी मुग़ल शासक कहीं पे आक्रमण करने जाते थे और जब उनके सैनिक कम पड़ जाते थे तो सैनिक हेल्प मिलता था कहाँ से, हिंदू ज़मींदारों के द्वारा, किनको, वतन, मुग़ल शासकों को। ठीक है, तो वतन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसको मैं मिटाता हूँ। और आज का हमारा दूसरा जो टर्म है वह है बलूता। बलूता एक टैक्स है एक तरीके का। आप यह समझ सकते हैं कि बलूता जो है वो मध्यकाल से रिलेटेड है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको यह समझना है कि यह पश्चिम भारत और दक्कन भारत, तो दक्षिण भारत का द्वार जिसको कहा जाता है, तो पश्चिम भारत और दक्कन भारत में यह सिस्टम प्रचलित था। इसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा शासक जो होता था कहीं कहीं पे छोटे बलूतादार को नियुक्त करता था, जो छोटे छोटे गांवों का कोई पंचायत, आज के डेट में यदि देखा जाए तो पंचायत जैसे कई सारे गांवों के समूह को वह देखने का काम करता था। तो उस देखने के लिए वह किसानों से कहता था कि जो भी किसान जो फल फूल साग सब्जी उपजाते थे उनसे उनके उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा वह खुद के लिए मंगवाता था, और जो मंगवाता था वो बलूतादार कहलाया, और जो हिस्सा जो दिया जाता था उस हिस्से को बलूता बोला जाता था। ठीक है, तो पहला सवाल आएगा, बलूता जो प्रथा था वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो कह सकते हैं कि पश्चिम भारत और दक्कन भारत में यह सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। दूसरी बात सवाल यह आ सकता है कि बलूता जिसको दिया जाता था वो कौन होता था, उसको क्या कहते थे, तो बलूतादार कहते थे। जैसे इक्ता जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार कहते थे, बलूता जिसको दिया जाएगा उसको बलूतादार कहेंगे। इससे 2 तरीके के सवाल आते हैं। तीसरा सवाल इससे यह आ सकता है कि जो बलूता दिया जाता था वो किस पे टैक्स लगता था, तो आप कह सकते हैं फल फूल एवं साग सब्जी पे उसका टैक्स लगता था। ठीक है, मेरे ख्याल से दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आज आते हैं तीसरे टर्म पे। आज का हमारा तीसरा टर्म है सुलह ए कुल।
सुलह ए कुल के बारे में सबसे पहले यह जानिए कि सुलह ए कुल नीति जो एक प्रकार का था, एक पॉलिसी था जो कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए, सुख एवं समृद्धि की स्थापना के लिए अकबर ने इसको लाया था। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से 2 रत्न थे, एक पहला एक फैजी था और दूसरा एक अबुल फजल था। वही अबुल फजल जिसने अकबर की प्रशंसा में किताब लिखा जिसको अकबरनामा के नाम से आप जानते हैं, और अबुल फजल का ही भाई था फैजी, जो आगे चल करके अकबर जो है एक मजहरनामा जारी करता है। तो मजहरनामा का जो दस्तावेज है वह कौन तैयार करता है? अबुल फजल का भाई फैजी। तो ये जो है सुलह ए कुल पॉलिसी, इसका जो प्रतिपादन है, इसका जो फाउंडर है इस नीति का, वह अबुल फजल और फैजी दोनों है। तो पहला सवाल कि सुलह एवं कुल की नीति जो थी उसका प्रतिपादन किसने किया? तो वो उसका निर्माण किसने किया? अबुल फजल एवं फैजी ने। किसके शासनकाल में किसने लागू किया, किसने इम्पोज किया स्टेट पे? तो अकबर ने किया। किस काल से रिलेटेड है? तो अकबर के काल से, मध्यकाल से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके पीछे क्या वजह था? तो अकबर चाहता था कि सुलह ए कुल नीति के तहत उसके राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते थे, इस्लाम के मानने वाले, हिंदू के मानने वाले, सिख के मानने वाले, जैन के मानने वाले, जितने भी धर्म के लोग रह रहे थे, उन सारे धर्म के लोगों को वो अपने यहाँ इनवाइट करता था और उन सारे लोगों के साथ मिलकर बातचीत स्थापित करता था। उसका कहना यह था, चूँकि इसी नीति के तहत वो राजत्व का एक सिद्धांत है जिसको वो प्रतिपादित करता है, इम्पोज करता है, और उसका कहना यह था कि ईश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें मिलती है उस पर सारे धर्म के लोगों का हक है। अर्थात वह राज्य में शांति, सुख एवं समृद्धि की स्थापना करने के लिए इस नीति का प्रतिपादन किया था। और आज का चौथा जो टर्म है, आज का हमारा चौथा टर्म है जजिया। सबसे पहले ये जानिए कि जजिया एक प्रकार का टैक्स था। जजिया और ज़कात है, खुम्स है और खराज, 4 तरीके के इस्लामिक टैक्स थे। तो जजिया और खुम्स जो था वो सेकुलर टैक्स था, यदि आज के भाषा में बोले तो धर्मनिरपेक्ष कर था। अब जजिया किससे लिया जाता था? चूँकि मध्यकाल में मुसलमान शासक थे तो जजिया जो कर लिया जाता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और गैर मुसलमान कोई भी हो सकते थे। तो और जो लोग टैक्स पे करते थे जजिया, उनको जिम्मी बोला जाता था। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है कि जजिया कर जो लिया जाता था जिन लोगों से, उनको क्या कहते थे? तो उनको जिम्मी कहते थे। जजिया किस प्रकार का कर था? धर्मनिरपेक्ष कर था। और एक धर्मनिरपेक्ष कर और कौन था? खुम्स था। ठीक है, तो पहला सवाल गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इनको जिम्मी कहते थे। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये चौथा भी आपको क्लियर हो गया होगा, जजिया भी। पांचवा जो हमारे पास टर्म है आज का वह है मदद ए माश। ठीक है, जिस तरीके से आप देखोगे कि इल्तुतमिश जब शासन इस्टेब्लिश करता है तो वह अपने ऑफिसर्स को सेवा के बदले में ज़मीन का एक हिस्सा देता है, और उसी ज़मीन के हिस्सा को एकता कहा जाता था, और वही एकता का जो मालिक होता है वो एकतादार कहलाता है। तो उसी तरीके से हमारे पास टर्म है मदद ए माश। मदद ए माश कोई भी मध्यकालीन भारत का जो शासक है वह अपने राज्य में रहने वाले विद्वानों को एक निश्चित तौर पे एक ज़मीन प्रदान करता था जो टैक्स फ्री लैंड हुआ करता था। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो ज़मीन प्रदान किया गया है मदद ए माश के तहत, वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। यह सवाल आ सकता है आपसे। तो यह कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत के किसी भी शासक के द्वारा उसके अपने राज्य में रहने वाले विद्वानों को एक टैक्स फ्री लैंड प्रोवाइड किया जाता था, ताकि उस लैंड पे किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का, किसी इंस्टीट्यूट का स्थापना हो और राज्य का शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास संभव हो सके। वह लैंड टैक्स फ्री होता था और वह लैंड एग्रीकल्चर युक्त होता था। ऐसा नहीं कि आप प्रति ज़मीन दे दिया गया, नहीं, वैसा ज़मीन होता था जो उपजाऊ होता था। तो मेरे ख्याल से मदद ए माश भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के छठे टर्म पे आते हैं। हमारा जो छठा शब्द है आज का वह है अमरम। अमरम शब्द के बारे में सबसे पहले यह जानिए कि जिस तरीके से इक्ता एक ज़मीन का हिस्सा था, जिस तरीके से बलूता एक प्रकार का टैक्स था जो साग सब्जी पे लगता था, आगे चलकर देखेंगे कि जिस तरीके से जागीरे वतन था जो ज़मीन का एक हिस्सा था, उसी तरीके से अमरम जो है वो भी एक ज़मीन का हिस्सा है। अंतर क्या है? अमरम जो ज़मीन का हिस्सा है इसका संबंध
पार्टिकुलर एक डायनेस्टी से है जिसको विजयनगर कहते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, और उसी के दौर में दक्षिण भारत में एक दो भाई रहता है, हरिहर एवं बुक्का। उन दोनों ने मोहम्मद बिन तुगलक को कमज़ोर पाकर क्या करता है? विद्रोह करके एक नए राज्य की स्थापना कर लेता है जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। उस विजयनगर साम्राज्य में जो भी शासक आए उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कई सारे ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो उन सारे ऑफिसर्स को सेवा के बदले, ध्यान से सुनिएगा, विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा उनके अपने सेना नायकों को जो मिलिट्री में सर्विस प्रोवाइड करते थे उनको उनके कार्य के बदले, उनको उनके सेवा के बदले ज़मीन का एक हिस्सा दिया जाता था। नगद कोई राशि नहीं दी जाती थी। तो ज़मीन का जो हिस्सा दिया जाता था उसी ज़मीन के हिस्से को अमरम कहा जाता था। तो आपसे पहला सवाल यह आ सकता है कि अमरम शब्द का जो संबंध है वह किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। दूसरी बात, अमरम जो नाम का ज़मीन जो दिया जाता था वो किनको दिया जाता था? तो विजयनगर शासक के द्वारा उनके अपने सेना नायकों को दिया जाता था। तीसरा जो यदि सवाल इसमें आ सकता है तो वह क्या आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? उस समय कॉन्टेम्प्ररी शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मेरे ख्याल से आपको अमरम भी क्लियर हो गया होगा। और आज का सातवां जो हमारे पास टर्म है वह राय रेखों, वह जो है राय रेखों। अब देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा राय रेखों। दोस्तों एक टर्म है, आप इससे परेशान नहीं हो, आप पहली बार सुन रहे होंगे या फिर आप पढ़ाई किए होंगे तो आप इसको जानते होंगे। राय रेखों जो शब्द है उसका भी संबंध विजयनगर से है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अमरम शब्द था उसका संबंध विजयनगर के सैन्य प्रशासन से था। लेकिन राय रेखों एक ऐसा शब्द है जो विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक प्रशासन से संबंध रखता है। क्या था राय रेखों? जिस तरीके से आज अपने गांव में आप जाते हैं, आप अपने ज़मीन पे जाते हैं तो ज़मीन का एक बाउंड्री होता है जिसको हमारे यहाँ बिहार में आरी कहा जाता था, आरी कहा जाता है अभी भी। तो उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य में ये आरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस समय एग्जिस्ट जो कर रहा है वो राय रेखों है। तो भूमि को पैमाइश के लिए राय रेखों एक पैमाना हुआ करता था। जैसे राय रेखों एक पद्धति था जिसमें क्या किया जाता था कि मान लीजिए कि आपका यह ज़मीन यहाँ तक है और यहाँ पर वहाँ पे एक पत्थर गाड़ दिया जाता था और वो जो पत्थर है वही आपका निशान बन जाता था बाउंड्री का। तो आप कह सकते हैं कि राय रेखों जो है एक भूमि पैमाइश की एक पद्धति थी जो पार्टिकुलर रूप से भारत के, मध्यकालीन भारत के एक साम्राज्य जिसको विजयनगर के नाम से जानते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी बना सकते हैं हमारे शब्दों को सुनकर, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे चलकर। तो राय रेखों भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और आज का जो 8वां टर्म है हमारे पास वह है जंगम। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि जंगम जो शब्द है उसका संबंध किससे है। सवाल कहाँ से आता है आपको यह सोचना है। तो जंगम जो शब्द है उसका संबंध पार्टिकुलर एक धर्म से है, एक संप्रदाय से है जिसको लिंगायत बोलते हैं, जिसको लिंगायत बोलते हैं। मैंने बताया था कि नयनार संप्रदाय के जो मानने वाले थे वो भी शिव के उपासक थे और जो आलवार के मानने वाले थे वह वैष्णव अर्थात विष्णु के उपासक थे। और लिंगायत संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं उन्हीं को जंगम कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? जंगम कहा जाता है। और जंगम जो एक ब्रांच है, किसका ब्रांच है? जंगम एक शाखा है, एक ब्रांच है शैव धर्म का। तो कह सकते हैं कि शैव धर्म का एक संप्रदाय जिसको लिंगायत संप्रदाय कहते हैं। तो शैव धर्म के मानने वाले जो उनके अनुयायी थे उनके लिए इतिहास में टर्म यूज किया जाता है जिसको जंगम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आज का हमारे पास 9वां टर्म है वह है चौथ। ठीक, चौथ के बारे में पहले चीज़ जानिए। चौथ का संबंध है वह भारत के पश्चिमी भारत से है जिसको आप महाराष्ट्र कहते हैं। तो महाराष्ट्र में एक साम्राज्य कायम हुआ था, मराठा साम्राज्य, जो कि औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा मजबूत होकर उभरा। जब औरंगजेब का जब पतन हो जाता है और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे हैं, आ चुके होते हैं, फैक्ट्री बना चुके होते हैं, तो उस दौर में भारत का जो सबसे
मजबूत कोई शासक होता है, कोई वंश होता है, तो वो मराठा साम्राज्य होता है, जिससे इधर निजाम भी डर रहे होते हैं, उधर ब्रिटिशर्स भी डरते हैं और उधर हैदर अली भी डर रहा होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चौथ का संबंध है वो मराठा साम्राज्य से है। चौथ होता क्या था? चौथ एक प्रकार का टैक्स था, आप इसको कह सकते हैं रंगदारी टैक्स। कोई भी आदमी जाता था, गुजरता था मराठा साम्राज्य के बाउंड्री से, या फिर कोई व्यक्ति गुजरता था और रास्ते में यदि मराठा साम्राज्य का कोई भी हिस्सा पड़ता था तो मराठे उससे रोककर टैक्स लेते थे, उसके इनकम का, उसके उपज का 1/4 हिस्सा, इसीलिए इसका नाम चौथ है। ठीक है, इसी में एक टर्म और है सरदेशमुखी, जो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो ये जो चौथ जो टैक्स लिया जाता था वो उत्पादन का कितना हिस्सा? 1/4 हिस्सा। ठीक है, किससे संबंध है? मराठा साम्राज्य से इसका संबंध है। चौथ क्या था? मराठों के द्वारा एक प्रकार का लगाया हुआ कर था, टैक्स। और आज का लास्ट जो टर्म है हमारे पास वह है हुंडी। हुंडी किसको कहते हैं या हुंडी क्या होता है? जब आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक शासन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए नहीं जाते थे, किसान के पास, लोगों के पास वो डायरेक्ट टैक्स लेने के लिए नहीं जाते थे, अपने ऑफिसर को भेजते थे। तो वो जो ऑफिसर जाता होगा वो कैसे टैक्स डिमांड करता होगा, क्या चीज़ दिखाता होगा? तो इसके लिए क्या किया कि ताकि भ्रष्टाचार वगैरह रुक सके, तो मध्यकालीन भारत के शासकों ने एक हुंडी, जिसको विनिमय पत्र बोलते हैं, जिसको अनुदेश पत्र भी बोलते हैं, जिसको आदेश पत्र भी आप कह सकते हैं, उसका निर्माण किया। और उसके माध्यम से क्या हुआ? उससे यह चीज़ें सुधार में आई कि भ्रष्टाचार में कमी आई। जो भी जाते थे टैक्स वसूलने के लिए ऑफिसर, उनको क्या किया जाता था? उनको एक आदेश पत्र दिया जाता था जिसको हुंडी कहते थे। और किसान के पास जब वो जाते थे, जो छोटे ज़मींदार के पास जाते थे, तो वो हुंडी दिखाते थे और हुंडी दिखाने के बाद किसान के द्वारा और जो छोटे ज़मींदार थे उनके द्वारा उनको टैक्स पे किया जाता था। तो हुंडी क्या था? हुंडी जो है मध्यकालीन भारत में ऑफिसर्स के द्वारा जो टैक्स प्राप्त करने के लिए एक अनुदेश पत्र था जो उनको दिखाना जरूरी होता था। यह सवाल पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने आपको 10 टर्म के बारे में बताया, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, फिर से नए 10 टर्म लेकर के आऊँगा जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो तब तक के लिए आप अपना तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकें, और पेपर 2 के कंपेरिजन में आप पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपका जल्दी रिजल्ट हो, इसी बार JRF हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।